बड़ौदा में उपचुनाव है और बड़ौदा में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी रण में डटे हैं। हुड्डा की माने तो उपचुनाव प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदल देता है, इसीलिए बड़ौदा का चुनाव काफी अहमियत रखता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार ही जीत का परचम लहराएंगे और प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हुड्डा साहब, कैसे देखते हैं तो चुनाव का दिन, मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, किस प्रकार का माहौल लग रहा है? पूरा जन समर्थन मिल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपनी पूरी सरकार यहाँ पर पूरा दिग्गज उतारे हुए हैं, इतनी अहमियत क्यों आपको लगता है कि दी जा रही है इस चुनाव को? क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव कई दफा ऐसी परिस्थिति में होता है प्रदेश का जो है राजनीति की दिशा और दशा बदल देता है, जैसे महम में हुआ। सर, 3 बार से लगातार आपकी पार्टी यहाँ से जीतती रही, तो ये सिलसिला जारी रहेगा? और क्योंकि बीजेपी इस बार कह रही है कि हम गठबंधन में हैं, तो इस बार जीतने में कोई दिक्कत होगी नहीं, इस दावे पर क्या कहेंगे सर? कांग्रेस की जीत होगी। हुड्डा साहब, आपने बीजेपी एक बार बार ये बात ये भी कहती है कि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मेरे को कैंडिडेट मान के वोट कीजिए, तो कैंडिडेट मजबूत नहीं है, इसका फायदा हमें मिलेगा। आपको इस तर्क में कितना दम लगता है? नहीं, कैंडिडेट मजबूत है, गरीब आदमी है, किसान का बेटा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ओम प्रकाश चौटाला भी सर प्रचार कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका ये कहना है कि जो पुराना गढ़ था उनका, वो इनेलो का था और वो पुराना इतिहास दोहराएंगे यहाँ से। इनेलो की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? वो उनकी सोच है, लेकिन कांग्रेस की जीत होगी यहाँ। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार बनाया। योगेश्वर दत्त को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी रण में। दरअसल बड़ौदा सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुकी है। यही वजह है कि योगेश्वर दत्त की जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज बड़ौदा में डेरा डाले हैं। हरियाणा बीजेपी के मुखिया ओपी धनखड़ तक खुद योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ हमारे बहुत ही धनखड़ जी, पूरी ताकत बीजेपी की लगी हुई है यहाँ पर, कैसे देखते हैं चुनाव को आप और किस तरीके से आगे की गतिविधियां रहेंगी? देखिए, चुनाव की रौनक तो आप दिखाइए, लोगों के उत्साह को, लोगों के चाव को दिखाना मीडिया का काम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि योगेश्वर की जीत बड़ौदा की जीत है। योगेश्वर बड़ौदा के लिए आइकॉनिक है। जिस प्रकार से बड़ौदा के इलाके का गौरव उसने बढ़ाया है, भारत की आन बान शान बढ़ाई है, उसकी विजय इस इलाके की आन बान और शान को बढ़ाने वाली है। और लोगों ने इस बात का मन बना लिया है कि हरियाणा पहलवानों की धरती है, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, तो इस पहलवान का इस बार विधानसभा में पहुँचाने का, क्योंकि किसान की पहली पसंद होता है पहलवान, वो 20-20 कोस तक भी कुश्ती देखने चला जाता है, तो इस पहलवान को उसने विधानसभा पहुंचाने का मन बना लिया है, क्योंकि अब ये हो गया है कि योगेश्वर की जीत बड़ौदे की जीत है। धनखड़ साहब, सवाल ये कि एक जेजेपी आपकी जो सहयोगी पार्टी है, पिछले चुनाव को अगर हम देखें 37,000 आपके थे, 32,000 उनके वोट थे। अगर ये टोटल साथ में आए तो फिर तो कोई जीत में दिक्कत लगती नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जेजेपी और आप अपना वोट बचा पाएंगे जो पिछली बार मिला था? निश्चित रूप से जेजेपी बीजेपी दोनों मिलकर, दोनों पार्टियां जोरदार कैंपेन कर रही हैं और दोनों पार्टियां बिल्कुल, जिसको मैं कहता हूं कि दमदारी के साथ मैदान में उतरी हुई है। पहले दिन भी जिस दिन मैंने कहा था कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और गठबंधन पूरी तौर पर इस चुनाव में उतरा हुआ है, चुनाव लड़ रहा है। तो झूठ बोलते रहते हैं कांग्रेस वाले, और इनकी झूठ लोगों के ध्यान में आने लग गई है, और उस नाते से एक एक किसान इस विषय पर अब जागरूक हो गया है कि कांग्रेस की झूठ जो है वो हर बात पर ही झूठ बोलते हैं। 370 पे भी झूठ बोल रहे थे, देश टूट जाएगा, सीएए पर भी बोल रहे थे, लगातार झूठ बोलने के आदी हैं। और लोग इस बात का फर्क समझते हैं कि किस प्रकार से मोदी ने हमको 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए, किस प्रकार से हमको 6,000 रुपये डायरेक्ट हमारे खाते में दिए, कांग्रेस ने तो कभी फुट्टी कोड़ी भी नहीं दी। किस तरह से बाजरे की खरीद हरियाणा में हो रही है, राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस का राज है, एक दाना भी नहीं खरीद रहे, 1200 के भाव बिक रहा है। तो उनको साफ, यहाँ गन्ने का भाव 340, पंजाब में 310, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो ये तो निरे झूठ बोलने के लोगों के ध्यान में आ गया, और इनकी राजनीति व्यक्तिगत प्रकार की है, इनकी राजनीति कोई सामाजिक राजनीति नहीं है कांग्रेस पार्टी की। मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, इसलिए बाबू बेटा दोनों मंड रहे हैं। हमारी राजनीति खेल की है, खिलाड़ी की है, इस इलाके के सम्मान की है, इस इलाके के विकास की है। बड़ौदा का उपचुनाव का रण क्षेत्र सज चुका है और योद्धा भी पूरी तरह से तैयार है। जाट बाहुल इस क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा इनेलो का प्रत्याशी भी जाट बिरादरी से है।
किसी समय में इनेलो का गढ़ कहे जाने वाले बड़ौदा में प्रचार की कमान खुद पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने संभाली है। ओपी चौटाला के प्रचार के लिए विशेष रथ तैयार किया गया, जिसमें सवार होकर ओपी चौटाला प्रचार करते हैं। इस मौके पर ओपी चौटाला से बात की हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने। बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, हर पार्टी प्रचार प्रसार में लगी है और इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के कद्दावर नेता ओम प्रकाश चौटाला भी प्रचार कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए और उनके लिए एक विशेष बस तैयार की गई है और हम इसे रथ भी कह सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला की इस बस में हम सवार होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बड़ौदा हल्के की जनता इस बार क्या चाहती है और किस तरीके से वो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। कल सब अब चलते हुए हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से आपके प्रचार प्रसार का जो दौरा है वो रहता है, कितने गांव कवर करते हैं आप रोजाना? 9-10 गांव में रोज चला जाता हूँ। सर, ये बताइए कि बड़ौदा विधानसभा सीट का ये उपचुनाव है, हरियाणा के राजनीति के लिए इसकी क्या अहमियत है, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे इस चुनावी यहाँ का जो परिणाम रहेगा उसका? आज हरियाणा प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूट रहा है और आम नागरिक के लिए इस प्रकार के काम करते हैं जिससे वो लोग परेशान हो रहे हैं। सर, 2005 तक आपकी पार्टी के अलावा यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से जीतती आई थी, लेकिन उसके बाद से फिर कांग्रेस ने सीट पर कब्जा जमाया, पिछले 3 चुनाव वो जीते हैं। क्या लगता है कि वो जो स्वर्णिम दौर था इनेलो का फिर से लौटेगा और कैसे पुराना जो आपका मतदाता है उसको पार्टी से जोड़ेंगे? सर, आज आम आदमी की जबान पे है और प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। अब लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जितनी भी सरकारें बनी हैं उनमें सबसे बढ़िया सरकार जो थी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ही थी। मुझे याद है आपने हाल ही में कहा था कि बड़ौदा विधानसभा सीट का जो चुनाव का रिजल्ट होगा इससे प्रदेश में मध्यावधि चुनाव का रास्ता खुलेगा और सरकार गिर सकती है। ऐसा क्यों लगता है सर? क्योंकि सरकार, बीजेपी कहती है ना इससे सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी जब यहाँ से भारी मतों से विजयी होगा तो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए जो विधायक हैं वो भगोड़े हो जाएंगे। मैं एक सवाल जेजेपी से लेकर और पूछूंगा आपसे। कल यहाँ दिग्विजय चौटाला आपके पोते हैं, बीजेपी के नेता, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इनेलो की कमान जो है अब ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथों में नहीं है, किसी और के हाथ में है, इसलिए 5000 वोट भी आ जाए तो इनेलो की ये जीत होगी। नहीं, उसे ये कहने में तो थोड़ा सा संकोच करना चाहिए। ये तो बताना चाहिए उसके कि अगर इनेलो की बागडोर मेरे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? तो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी। बड़ौदा से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। उधर बीजेपी अपने कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस का सहारा ले रही है। बड़ौदा में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के कार्यक्रम में डांसर बुलाई गई, जिन्होंने हरियाणवी गानों में जमकर ठुमके लगाए। महिलाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये सब चुनावी जनसभा में योगेश्वर दत्त के पहुंचने से पहले हुआ। डांसर के ठुमके के बाद योगेश्वर दत्त ने इसी मंच से वोट भी मांगा। और चलिए बात करते हैं निकिता हत्याकांड की।
इस मामले को लेकर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किया है। मामले की जांच के लिए निकिता के घर पहुंची है एसआईटी। बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे के पूरे मामले की जांच लव जिहाद के एंगल पर होगी। एसआईटी की तरफ से जांच की जाएगी। परिवार ने लव जिहाद का शक जताया। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ 2018 में। 2018 में आरोपियों के खिलाफ परिवार ने शिकायत दी थी। बाद में परिवार ने यह शिकायत वापस ले ली थी। मामले में 2 आरोपी अब गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। दरअसल कॉलेज के बाहर निकिता का कत्ल कर दिया गया था। आरोपियों ने गोली मारकर निकिता को मौत के घाट उतारा था। के बाद पूरा देश में हड़कंप का माहौल है। जिस तरह निकिता की हत्या कर दी गई, कॉलेज से बाहर निकलते समय उसकी जिस तरह से हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे देश में उबाल है। और इस समय हम निकिता के घर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है पूरी तरह से परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचा हुआ है। अलग अलग पार्टियों के लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि सुबह केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, तो पूर्व विधायक नगेंद्र बढ़ाना यहाँ पहुंचे और अलग अलग सोसाइटीज के लोग, अलग अलग समाज के हिस्से के लोग वो यहाँ पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार जो है उसको सांत्वना देने में लगे हुए हैं। आज की बात करें तो एसआईटी की टीम ने आज से जांच शुरू की है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची है और मिलने के लिए पहुंचकर बातचीत की है और बताया है कि अब वो पूछताछ करेंगे। 2 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। मृतका जो है उसके मामा हमारे साथ मौजूद हैं, एदल सिंह रावत। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताएं कि एसआईटी आज आई थी, क्या बात आपकी हुई और क्या एसआईटी आई थी? उन्होंने कहा जी हम ये 3 मेंबर आए थे कि हम इस एसआईटी के अंदर गठित किए गए हैं, हम आप लोगों से मिलने आए हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन आज हम शुरू करेंगे, जांच शुरू करें। अभी तक पुलिस की जो जांच हुई है वो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या जो उन्होंने जल्दबाजी जो एफआईआर दर्ज करी थी पुलिस ने सिटी बल्लौड़ वालों ने, तो वो उसमें थोड़ी लापरवाही करी। वो पूरे फैक्ट्स उसमें वो पूरे फैक्ट्स नहीं लिखे। उन्होंने कुछ चीज छोड़ दी, उसमें जल्दबाजी में की। आप अब क्या कह रहे हैं? अब वो एसआईटी इसलिए गठित कराई है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए जिससे दोषियों को सजा मिल सके। अब हमें उम्मीद जागी है इस बात की, अगर मीडिया हमारे साथ है, देश हमारे साथ है, तो हमें अब उम्मीद है कि हमें पूरा न्याय मिल जाए। तो ये निकिता के मामा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको पूरी तरह से आश्वासन इस बात का दिया गया है, उन्हें बाकायदा कहा गया है कि वो जितनी मांगे हैं वो उनकी पूरी कर दी गई हैं और अब उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास हो रहा है कि निकिता के जो हत्यारे हैं, निकिता को जो मारने वाले हैं, उन्हें पूरी तरह से कठोर दंड उन्हें दिया जाएगा और उन निकिता को इंसाफ मिलेगा। दीपक गौतम, न्यूज़ 18 फरीदाबाद। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे युवाओं को निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का साथ मिला। नयनपाल रावत धरना स्थल पर पहुंचे और युवाओं के साथ न्याय की मांग की। निकिता हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, निकिता हम शर्मिंदा है, निकिता हम शर्मिंदा है, निकिता हम शर्मिंदा है। बल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या का मामला बड़ौदा में भी गूंजा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ बल्लभगढ़ की बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन उन्होंने रखा और मेवात के कांग्रेस नेता को घेरा। तो वहीं सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने भी दोहराया कि दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। जो ये बल्लभगढ़ की भी घटना हुई है, इसमें कांग्रेस का ही दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है और मुझे लगता है कि वो 2018 में उस परिवार ने जो अपहरण का मामला दर्ज कराया था, वो कांग्रेस के इन नेताओं के दबाव में ही माँ बाप ने, और बेचारे माँ बाप करें भी क्या, उन्होंने वो केस वापस करा दिया। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, एक षड्यंत्र पूर्वक हुई है, तौसीफ अहमद जो आफ्ताब अहमद के परिवार से है, खुर्शीद अहमद के परिवार से है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरे हरियाणा में इस बात का दुख है कि कोई बेटी परीक्षा भवन से निकले और उसको उठाने का प्रयास हो और उसको गोली मारकर चले जाए।
तो इस बात की वेदना जो है सबके हृदय में है, और उस नाते से ये वेदना इस प्रकार के एक कांग्रेसी परिवार से आए हुए व्यक्ति ने जिस प्रकार का घोर अत्याचार किया है, इसकी सर्वत्र जो है निंदा की जानी चाहिए, और जो है उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे कोई इस प्रकार की हिम्मत ना करे। बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत ही सजगता के साथ दोनों को, वहाँ वालों को पकड़ा है, इसको ढूंढने लग रहे हैं, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। सब, हर बेटी हरियाणा की बेटी है, किसी भी अपराधी को, अपराधी मानसिकता वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। उधर बल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जिस तरीके से बेटी की हत्या हुई है वो बेहद निंदनीय है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल प्रदेश में चरमरा गई है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अपराधी की कोई जात धर्म कुछ नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि कांग्रेस के आफ्ताब अहमद जो एमएलए हैं उनके चचेरे भाई हैं और उसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस से उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कोई भी हो इसमें अपराधी अपराधी है। वो तो बीएसपी पार्टी से, वैसे वो अपराधी अपराधी है। श्री माता मनसा देवी गोधाम गौशाला में करीब 70 गौवंश की मौत से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सालय की टीम मौके पर पहुंची। चारे के आसपास देखा गया तो मृत गायों के सैंपल लेने के लिए टीम वहां पर पहुंची। ये रिपोर्ट देखें। पंचकुला के एमडीसी में श्री माता मनसा देवी में गोधाम गौशाला में अचानक करीब 70 गोवंश की मौत हो गई, जबकि करीब 30 गायों की तबीयत खराब है, जिनका इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची। मरने वाली गाय, बछड़े और बैलों के सैंपल लिए गए हैं और जो चारा इन्हें दिया था उसके भी सैंपल लिए हैं। मरने वाले गोवंश के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। डेप्यूटी डायरेक्टर पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग के कारण इनकी मौत होना लग रहा है। ये तो अभी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टा तो फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है जी, क्योंकि ये लिमिटेड है कुछ साइड में, सारे साइड इफेक्टिव नहीं हुए और जो सिम्टम है उनसे भी ऐसा लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग के केस है। लेकिन हम इसकी कंफर्मेशन तो सैंपल जो हमने लिए कलेक्ट किए उनकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी तभी बताएंगे। एक बहुत दुखदाई घटना आज माता मनसा देवी की गौशाला के अंदर हुई है। हम सबको इसका बड़ा भारी दुख है और जो भी इसका कारण रहा हो उसके लिए हम पूरी इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि कहां पर कहीं कोई कमी रही है, कोई ड्रॉबैक रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 30 गायों का इलाज चल रहा है। जांच के लिए भेजे सैंपल्स की रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में गोवंश के यूं मरने की असल वजह है क्या। तारा ठाकुर, न्यूज़ 18 पंचकुला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधर पानीपत में एक महिला पर तेजाब से हमला करने का मामला सामने आया। महिला काम से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में 2 बाइक सवार आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। महिला का चेहरा बुरी तरह झुलसा। हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ना इन्हें कानून का डर है, ना खाकी का खौफ। पानीपत में सरेआम एक महिला पर तेजाब फेंकने की घटना के बाद हमारा अपराध को लेकर दावा और पुख्ता हो जाता है। जरा इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए और मनोहर लाल खट्टर जी, आप भी जरा ध्यान से देखिए। एक महिला फैक्ट्री में काम के बाद अपने घर जा रही है, पैदल जा रही है। ये महिला किसी सुनसान जगह पर भी नहीं है। गली में आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं, पर तभी बाइक सवार 2 युवक आते हैं। महिला के पास आकर बाइक को धीमा करते हैं और पीछे बैठा एक शख्स बोतल से तेजाब महिला के चेहरे पर फेंक देता है। महिला दर्द से करहा उठती है। कुछ समझती उससे पहले चेहरा झुलस जाता है और अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं।
किसी बात को लेके? वहाँ पहले से वो खड़े थे। अच्छा, पहले से खड़े थे। फिर ये गई हैं, 4 कदम आगे गई हैं, वो लोग पीछे से आए, तेजाब देख के और बाइक से चले गए। वो एक महिला किसी फैक्ट्री में काम करती है, वहाँ से जब वो निकलती है तो 2 लड़के जो बाइक पर थे वो उसके ऊपर एसिड का अटैक करते हैं और उसके मुंह पर वो कई जगह से जल जाती है। तो उसमें FIR हमने उसी टाइम दर्ज कर ली थी और कुछ CCTV फुटेज भी आई, हम उसके आधार पर आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही हम उनको पकड़ लें। महिला की जान तो जरूर बच गई, लेकिन उसका चेहरा और बाकी शरीर झुलस चुका है। पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच कर आरोपियों को पता लगाने में जुट गई है, लेकिन यहाँ सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है। तेजाब को लेकर बने कानून की पालना न करने का है। कानून तो बन चुका, लेकिन क्या उस कानून का पालन हो रहा है? क्या जिम्मेदार लोग ये देखते हैं कि तेजाब की खुलेआम बिक्री रुकी है या फिर नहीं? इन युवकों के पास तेजाब कहां से आया, ये सवाल है। इस हादसे के कसूरवार सिर्फ इसको अंजाम देने वाले नहीं, बल्कि वो लोग भी हैं जो इस बात के लिए जवाबदेह हैं कि तेजाब की खुली बिक्री नहीं होगी। हमारा समाज भी उतना ही कसूरवार है जो पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त है और महिलाओं पर अत्याचार कर अपने अहं को शांत करना अपनी उपलब्धि समझता है। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। तो पानीपत की ये खबर आपने देखी, जहां फैक्ट्री में घर लौट रही महिला पर तेजाब से हमला किया गया। CCTV में ये पूरी वारदात कैद हुई और सवाल ज़रूर ऐसे में उठते हैं कि कैसे एक महिला जो बड़े आराम से सड़क पर चल रही थी, लेकिन तभी 2 बाइक सवार आते हैं और इस महिला पर तेजाब से हमला करते हैं। महिला का चेहरा पूरे तरीके से इस हमले के बाद झुलस जाता है, लेकिन सवाल सुरक्षा को लेकर उठते हैं। और किस्सा सिर्फ पानीपत का नहीं, कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी बल्लभगढ़ से, जहां पर एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया था। और ये तस्वीरें हैं पानीपत की। ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल ज़रूर उठते हैं। बहरहाल ज़रूरत इस बात की भी कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरीके के जो बदमाश है, इस तरीके के जो लोग हैं, उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये 2 बाइक सवार यहाँ पहुँचते हैं, एक रेड एरो के ज़रिए हम आपको समझा रहे हैं, और फिर बाइक में पीछे बैठा हुआ शख्स इस महिला पर तेजाब फेंकता है और बाइक सवार दोनों बाइक पर 9-2-11 हो जाते हैं। जी हाँ, ये तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। लोगों की तरफ से ये मांग ज़रूर यहाँ हो रही है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीज़ ना कर सके। लेकिन हम बार बार देखते हैं कि ऐसी वारदातें घटती है, बार बार हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है। कोशिश ये कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। पानीपत से ये खबर सामने आई जो वाकई में हैरान कर देने वाली। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।